बिटवीन के पास कोई चार्ज Q1 और Q2 दो हैं, इनके बीच हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखा था, हम वहां से उस अप्रोच से, बेसिक कंसेप्ट के अप्रोच से जो हम लोग पढ़ रखे हैं, उस अप्रोच से हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इन्होंने जो दो स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे और इसे हम लोग रिलेट करेंगे अपने 11th क्लास में किए गए ग्रेविटेशन चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब आप नेचर में आए थे, जो एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में बता दिया था कि क्या होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर आप नेचर की बात करते हैं तो नेचर में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास था एक मटेरियल और दूसरा क्या था, रेडिएशन। रेडिएशन फॉर्म में जो एनर्जी होगा, मतलब क्या है, रेडिएशन फॉर्म में जो एनर्जी हो गया, जस्ट लाइक सनलाइट एनर्जी। और यह क्या है, मटेरियल में हमारे पास क्या है, इसके पास दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो इसके प्रॉपर्टी हैं। मटेरियल के दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक होते हैं मास और एक होते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट किसके हैं, एक मटेरियल के हैं। यह दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वह होंगे, यह जो दो बेसिक कंसेप्ट हैं मास और इलेक्ट्रिक चार्ज, वह किसका है, मटेरियल का एक दो प्रॉपर्टीज होता है। हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब दो ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m1 है और मास m2 है और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो हम लोग क्या पढ़ रखे हैं कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू हो जाता है Gm1 m2 बाई r²। तो ये जो फोर्स था वह किसके कारण था, इस मास के कारण था। ये जो हम देख रहे हैं, इस मास के कारण जो नेचर में हमारे पास दो मिले, एक मटेरियल एक रेडिएशन, उसमें जो मटेरियल का जो दो प्रॉपर्टी है मास और इलेक्ट्रिक चार्ज, उस दो प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी जो मास है, उस मास के कारण जो हमारे बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वह क्या था, Gm1 m2 बटा r² लगता है। यह हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, बिकॉज इसमें बोला गया था ग्रेविटेशन लॉ में कि दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट पे। मतलब क्या है, m1 मान लेते हैं कि यह चार्ज है, हम लोग मानते हैं कि इसका ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसका मास m1 और m2 है। तो इस जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वह क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, m1 इंटू m2 होता है। और इसमें क्या होता है, एक और स्टेटमेंट था कि Fg का वैल्यू 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, कमेगा। सिमिलरली हम लोग ने क्या देखा कि मटेरियल में दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक होते हैं मास, एक होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग इसको बोलते हैं और इसका वैल्यू क्या था, जो हम लोग ने यहाँ पे G का वैल्यू निकाला। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग ने मास के कारण जो मास का जो प्रॉपर्टी था, जो प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स लगा, हम लोग ने पढ़ा किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज में जैसे वहां पे यह फोर्स लगा था, यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसमें क्या है कि जब दो पॉइंट चार्ज होंगे तो वह एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। वह फोर्स कैसा होगा, बाय नेचर रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, वह हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल पे होता है, तो हम लोग उसको बात करते हैं। और जब दो, जैसे कि यहाँ पे मास m1 m2 था, वहां पे क्या होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट है आपस में क्या करेंगे, रबड़िंग करेंगे, तो उसके बीच क्या निकलेगा, दोनों के बीच में
में क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज, उसमें एक चार्ज क्रिएट करेगा। जैसे हम एक लास्ट क्लास में इसको बता चुके हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, आपस में से रबड़िंग किए। अगर मान लेते हैं कि शुरू में इलेक्ट्रॉन 5 है, प्रोटॉन 5 है, मतलब न्यूट्रल है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 5 है और प्रोटॉन 5 है, तो इलेक्ट्रॉन 5 होगा, प्रोटॉन 5 होगा, दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है शुरुआत की कंडीशन में। जब उसमें रबड़िंग किए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप किया, इसमें दोनों में से किसी एक भी जंप कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है। इसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक इससे मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसमें क्या होगा, ई का संख्या 4 और पी का संख्या 5, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ई का संख्या 6 और पी का संख्या 5। तो इस कंडीशन में क्या देखें कि इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से बड़ा हो गया, और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन से, तो चूंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बढ़ गया है, तो इसमें क्या होगा कि यह चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और यह नेगेटिव होता है, तो आपके पास क्या है, यह पॉजिटिव हो जाएगा और यह नेगेटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है वह क्या कहलाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगा। किसने बताया, कुलम्ब्स ने बताया। तो उन्होंने बात किया था कि जब आपका मटेरियल है, जब उन्होंने बताया कि जब आपका नेचर है उसमें दो थिंग होते हैं, एक होते हैं मटेरियल, एक होते हैं आपका रेडिएशन, फॉर्म में जो एनर्जी होगा। दूसरा क्या है कि जब इसकी बात हम लोग करते हैं, मटेरियल में क्या है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। किसी भी मटेरियल का दो प्रॉपर्टी होता है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और जो मास के कारण जो फोर्स लगता है वह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो फोर्स लगा था जिसको हम लोग बोले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस फोर्स का कंसेप्ट हम न्यूटन ने दिया था, और जो इलेक्ट्रिक चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह कौन दिए हैं, वह कुलम्ब्स लॉ दिए हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, जब दो चार्ज आपस में सम डिस्टेंस पे अपार्ट होंगे तो उनके बीच क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो वह फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, डिपेंड करता है कि दोनों कैसा है। अगर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा, और जब दोनों सेम होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ऐसे इसकी बात करते हैं। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा कि जो आपके यह दो प्रॉपर्टी हैं, इस दोनों प्रॉपर्टी में जो मास के कारण जो फोर्स लगता है उसमें जो एक फोर्स लगता है वह कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और किसने दिया, न्यूटन ने दिया। और यहाँ पे क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा बीच में दो चार्ज के बीच में, वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के कारण वे एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और यह प्रॉपर्टी आफ्टर रबड़िंग के बाद जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वह तब होता है क्रिएट जब दो मटेरियल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे रबिंग किए जाते हैं। जैसे कि मैं दिखाया पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुलम्ब्स लॉ। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग ने लास्ट क्लास में ले रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कुलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम फिर से रिवाइज करते हैं कि आपका जो मटेरियल है उसके दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक होते हैं मास और एक होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। हम दो थिंग को बनाते हैं, कैसे हम लोग पढ़े थे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास मास m1 है और मास m2 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, r था। न्यूटन साहब ने बताया था कि दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड होंगे तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इन नेचर अट्रैक्टिव। और इसको किसने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था, जो हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है Fg। तो Fg उन्होंने बताया था, अपना स्टेटमेंट दिया था कि इस Fg का जो वैल्यू होगा वह मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। हम लोगों ने इक्वेशन 1 रखा था। फिर उन्होंने बोला था कि इसका जो वैल्यू होगा डिस्टेंस के साथ क्या होगा, घटेगा। मतलब क्या है, Fg प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर 2 दिया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब इस दोनों को कंबाइन किया गया तो क्या आ गया, m1 m2 बटा r² दिया गया। और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को तोड़ा गया तो क्या वैल्यू आ गया, g m1 m2 बटा r²।
इसको हम लोग बोले थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें कि इस जी क्या था, एक कांस्टेंट था, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम लोग इसको बोलते हैं। अब सेम थिंग है, बिकॉज एक ही मटेरियल की दो प्रॉपर्टी है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा पहला थिंग था जिसको कि हम लोग क्लास कहाँ पढ़े थे, 11th में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 12th की बात करते हैं। तो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स लगा उसकी बात की है। अब दूसरी बात करते हैं कि 12th में आए हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, ये वैल्यू होगा आपके पास Q1 और Q2। ये दो चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, जैसे मास उस आपका चार्ज का रोल है। तो Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलम्ब साहब ने बताया कि जब एक प्रॉपर्टी के कारण जब ऐसा सिस्टम होगा तो इस प्रॉपर्टी में भी जब हम आएंगे तो कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा। तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में जो होगा वह क्या होगा, वह प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मास और चार्ज, जो मास और चार्ज है वह सेम रोल अदा करता है, मतलब मास और चार्ज होगा वह सेम होगा। मतलब कि इस केस में जो रोल मास का है, इस केस में कूलम्ब साहब के अनुसार वही रोल इस केस में चार्ज का होगा। तो जब स्क्वायर के अनुसार होगा, फिर दोनों को कंबाइन किया गया, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया गया, क्या वैल्यू आ गया, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यह वैल्यू हमारे पास आ गया। जिस तरीका से इन्होंने G का मान रखा वैसे इन्होंने क्या किया, Fe का मान यहाँ पे रखा K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यह वैल्यू आ गया है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्ज। अब इस केस में K का वैल्यू निकालना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और जब हम लोग बात इसकी करते हैं, K की बात करते हैं, तो K हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सिस्टम ये है, इस सिस्टम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि जब 2 पॉइंट चार्ज हैं, कहाँ पे होंगे, एक मीडियम पे होंगे। मतलब इस K का वैल्यू किस पे डिपेंड होगा, मीडियम पे होगा। मतलब इस K का वैल्यू चार्ज के साथ साथ मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं Q1 Q2 की बात कर रहे हैं। जब 2 पॉइंट चार्ज हैं, जैसे कि इस K का वैल्यू निकालने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे देखते हैं यहाँ पे Q1 और Q2 है, एक सिस्टम बना रहे हैं, Q1 Q2 है। मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट किया और Q2 के पास भेजा, तो इसके पास क्या पहुंचा, कंप्लीट 100 पहुंच गया। फिर क्या किया Q1 और Q2 को फिर प्लेस किया गया और यहाँ पे क्या किया गया, एक कोई भी अनदर मीडियम को रखा गया। जब देखा गया कि 100 यहाँ से भेजा गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और यहाँ पहुंचा कितना, 60, मतलब कितना, 40। ये ऑब्जर्व कर लिया, मतलब K का वैल्यू इस मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस K का वैल्यू जो है वह क्या है, मीडियम के कारण इफेक्टेड होगा। अब देखते हैं कि K का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं तो घूम जाएगा तो 2 पाई, फिर उसकी बात करेंगे 2 पाई। इसका मतलब K क्या है, K इक्वल टू 1/4 पाई, K इक्वल टू 1/4 पाई। हम लोग देखें कि जब भी कोई भी आपका शुरू में जब एयर की बात किए थे, Q1 Q2 के बीच में कुछ नहीं था, एयर था, तो कंप्लीट 100 लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेस होकर यहाँ पे चला गया। लेकिन जब भी कोई अनदर मीडियम रखा गया, इसका मतलब क्या है कि वो एब्जॉर्ब किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी का नाम हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम बिटवीन दी पॉइंट चार्ज। मतलब क्या है, यह प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं परमिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज। तो हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे K का वैल्यू हम लोग लगा दिया एप्सिलॉन। तो K का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, K का वैल्यू अगर लेते हैं तो K का वैल्यू अगर फिर से हम यहाँ पे पुट करते हैं तो Fe का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन
इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारे पास इस के का वैल्यू आ गया। हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है यह कितने में क्रिएट होता है, कितने ब्रेक, इस परमिटिविटी का हम अब लोग कंसेप्ट देखते हैं कि आखिर इस परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं। अभी तक क्या पढ़ रखा है, हम लोग ने पढ़ा है जस्ट अभी कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह क्या लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ओके, हम लोग ने इसको पढ़ रखा है। अभी हम लोग जस्ट अभी एक एग्जांपल दिया था कि जब हम 2 पॉइंट चार्ज एयर में है, जब 2 पॉइंट चार्ज एयर में है तो 100 अगर ये भेजा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो ये 100 एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्लीट जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वह ट्रांसफर होता है Q1 से Q2 की तरफ होता है। लेकिन फिर देखिए कि जब कोई मीडियम हम लोग डाल दिए हैं, 100 दिए, 60 पहुंचा, मतलब 40 के पास रह गया। मतलब क्या कर रहा है कि जो आपका मीडियम है वह इफेक्ट करता है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपका वैल्यू जो मीडियम होगा, इस मीडियम का दो वैल्यू हो सकता है, एप्सिलॉन 0। हम लोग बात करते हैं हमारा एयर इफेक्टिव होता है, एयर को हम लोग बेसिक मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू क्या करते हैं, एप्सिलॉन m करते हैं, एप्सिलॉन m की बात करते हैं, क्या करते हैं कि मीडियम का परमिटिविटी है, वो मीडियम क्या है नहीं मालूम, एयर है या कोई और है नहीं मालूम। हम लोग क्या करते हैं कि एप्सिलॉन m रखे हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यह क्या है एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी इन एयर। अब हम लोग बात क्या करते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एयर जो एप्सिलॉन 0 है हम इसको बेसिक मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लिया कि अभी इतने पास आपके पास 100 भेजा और ये 100 पहुंच गया, लेकिन जब कुछ डाला गया मीडियम तो 100 डाले, इसके पास 60 पहुंचा, मतलब 40 इस मीडियम में एब्जॉर्ब हो गया। इसका मतलब क्या है, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना के रेशियो से एब्जॉर्ब हुआ है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो एप्सिलॉन m मीडियम परमिटिविटी किसका है, मीडियम का, और यह क्या है एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ एयर। हम दूसरा बात करते हैं एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम लोग बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, यह जो इफेक्ट दे रहा है वह कितना दे रहा है, किसके रेशियो में दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एयर को बेसिक माना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन r का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आपको मीडियम को मानते हैं एयर के रेस्पेक्ट में, मीडियम को मानते हैं एयर के रेस्पेक्ट में। तो क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा 2 3 4 5 6, और इसका वैल्यू जो होगा हम जस्ट बताएंगे कि कैसे निकाला गया है। इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12, यह वैल्यू होगा जो हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे निकाला गया है। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन 0, ये इसको नॉट भी बोलते हैं। यह क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीडियम का लिखेंगे एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0, ये हमारा इस मीडियम का आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपका ये जो वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यह वैल्यू हम लोग ने कहाँ से निकाला, ये पॉइंट यहाँ से निकाला। अब देखिए क्या करते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो हम निकाले हैं वह वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। हम क्या करते हैं 1/एप्सिलॉन r को इधर लिख लेते हैं, फिर क्या पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होता है आप जानते हैं किसका, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज व्हेन दे प्लेस इन एयर। तो क्या लिखेंगे, Fe का वैल्यू लिखेंगे 1/एप्सिलॉन r इंटू एफ एयर। यह क्या है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज व्हेन दे प्लेस इन मीडियम। तो यहाँ पे क्या लिखा है एफ एयर बटा 1/एप्सिलॉन r, बिकॉज जितना भी वैल्यू होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगा, एफ एयर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास बोला गया है कि यह Q1 और Q2 के बीच में फोर्स F हुआ,
आफ्टर सम टाइम जब मीडियम डाला गया, कोई भी अदर मीडियम डाला गया तो क्या होगा, Q1 Q2 के बीच में डाला गया तो फोर्स क्या हो गया, मतलब F/2 हो गया। मतलब क्या है यहाँ पे 2 जो होगा 2 गुना इसका वैल्यू हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी का। तो हम लोग ने ये 2 का जो हमारे पास वैल्यू F/2 हो गया, इसका मतलब क्या है, यह 2 जो होगा वह किसका वैल्यू होगा, इस मीडियम का वैल्यू होगा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो मीडियम का वैल्यू है वह इफेक्ट करता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक, Fe का वैल्यू हम लोग ने पढ़ा है 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R², और इसके बाद का टर्म था 1/4πε0 इंटू εr Q1 इंटू Q2 बटा R²। हम लोग ने फिर क्या किया, 1/εr को कॉमन लिया और वैल्यू निकाला 1/ε0 Q1 इंटू Q2 बटा R²। यहाँ तक हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। अब हम लोग को करना क्या है कि इस ε0 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आया है F, यह किसका वैल्यू है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज व्हेन दे प्लेस इन एयर। तो इसका वैल्यू क्या है, F एयर। तो यहाँ पे क्या किया गया, F एयर की बात निकाला गया है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। ओके, जब Q1 का वैल्यू 1 कूलम और Q2 का वैल्यू 1 कूलम लिया गया और डिस्टेंस क्या लिया गया, 1 मीटर लिया गया, तो जो फोर्स होता है इसके बीच में वह फोर्स का वैल्यू था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो हम लोग ने क्या किया, जब आपके पास ये वैल्यू आ गया है तो हम लोग ने क्या किया है, पुट किया है 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0 1 इंटू 1/1, तो क्या वैल्यू आ गया 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0, और जो वैल्यू निकाला गया इसका वैल्यू क्या हो गया 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹, जो वैल्यू हमारे पास आ गया है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, वह कितना -12 आ गया है, कितना वैल्यू मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वह क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू हमारे पास आ गया है ε0 का वैल्यू हमारे पास ये आ गया है। अब हमें एक चीज़ और समझना होगा कि हम लोग इसका तो बात कर लिए मीडियम का, लेकिन उसका क्या होगा यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे यूनिट। कैसे निकालते हैं वह देख लीजिए, आप जानते हैं फॉर्मूला से क्या है 1/4πε Q1 इंटू Q2 बटा R², और जब इसकी बात करेंगे तो एप्सिलॉन को ले लीजिए ऊपर 1/4π Q1 इंटू Q2 बटा R²। इसका वैल्यू क्या है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो वैल्यू हमारा आ गया है वह क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, यह जो ε0 है वह क्या है ε0 इंटू εr है, इसका वैल्यू होता है। और यह क्या है रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो जो इसका होगा वही इसका हो जाएगा यूनिट। क्यों हम क्या लिखेंगे कि आपके वैल्यू हो जाएगा ε0 का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया हमारा यूनिट निकल गया। जब 2 पॉइंट चार्ज प्लेस होंगे तो हम लोग ने इसका वैल्यू निकाला ε0 का वैल्यू, वह वैल्यू हमने निकाला है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग ने इसका वैल्यू निकाल लिया है। अभी क्या निकाला है कि जब आपका f का वैल्यू 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² है, और इस एप्सिलॉन का वैल्यू था ε0 इंटू εr, क्योंकि εr का वैल्यू हो जाता है 1/ε0। और हम लोग ने क्या निकाला है, इसका यूनिट निकाल दिया है। एप्सिलॉन का वैल्यू निकाला है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका क्या निकालना है डायमेंशन निकालना है।
है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे वह देखिए। डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या है, इसका हम जानते हैं, इसका जानते हैं, कूलम का निकालना है। तो कूलम का बात करते हैं। कूलम क्या है, कूलम जो होगा वह का यूनिट है, कूलम यूनिट है आपका चार्ज का, और चार्ज का होता है A इंटू टी, A इंटू टी होता है इसका डायमेंशन होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा स्क्वायर है, इसका पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर, A स्क्वायर टी स्क्वायर का डायमेंशन निकाल लिए हैं, बटा क्या निकालेंगे MLT माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर। जब आप लोग पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, M ऊपर जाएगा तो क्या ले लेगा, M इनवर्स L2 और 1 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा t के पावर 4, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा A स्क्वायर। तो हम लोग ने क्या निकाला, जो आपका एप्सिलॉन का है परमिटिविटी का, वह क्या वैल्यू आ गया, डायमेंशन का m⁻⁻1 L⁻⁻3 t के पावर 4 और A स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायमेंशन निकल आया है, किसका, एप्सिलॉन का डायमेंशन निकल के आ गया है, जो परमिटिविटी है निकाला, और यहाँ पे निकाल दिया है, डायमेंशन निकाल दिया है। अब हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, जो हमें न्यूमेरिकल बनाना है, इसके अप्रोच पे सम बेसिक कंसेप्ट है उसका हम बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ ज़्यादा बनाएंगे न्यूमेरिकल, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और उस पर क्या करेंगे, जो वेक्टर फॉर्म में होगा वो वेक्टर फॉर्म में हम लोग उसको करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मालूम है कि फोर्स जो होगा वह क्या होगा, उसका नेचर जो होगा इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव भी होगा और आपका रिपल्सिव भी होगा। डिपेंड करता है आपका चार्ज का क्या क्राइटेरिया है, क्या नेचर है। अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, नेगेटिव होगा तो रिपल्सन, और दोनों में से आपस में कोई भी अपोजिट होंगे तो क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इस फोर्स का जो वैल्यू होगा डिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अगर, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे हम उसको देखिएगा। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हैं, या इनके बीच का दूरी क्या है, R है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम आपको अभी बोल रहे हैं, मतलब क्या है, Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच का दूरी R है। अगर इन दोनों के बीच फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स का नेचर को नहीं बताया गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपके पास पॉजिटिव होंगे, मतलब क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। नेगेटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। और दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, वह लगेगा हमारे पास अट्रैक्टिव। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। रिपल्सिव कब है, अट्रैक्टिव कब है। अब हम लोग बात करते हैं, जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी R है, उनके बीच का फोर्स तब लगता है F। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर इफ डिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो क्या लिखेंगे, तब इस क्वेश्चन क्या लेके चलाएगा, Q1 Q2 का जो बीच का दूरी होगा वह क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, इस 2R हो जाएगा। और इसके बीच का बोला गया है कि फोर्स F1 है, तो इस F1 का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ F जो आपका दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने का बहुत ही बेस्ट तरीका क्या है कि आपको बोला गया, एक क्वेश्चन में और बोला गया है कि यह कहाँ पे है, एयर में है, मतलब कि ये दोनों पॉइंट चार्ज कहाँ पे है, एयर पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको मालूम है कि इस कंडीशन में जो केस होता है वह क्या है, Fe का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि एयर बता दिया गया, तो हम लोग ने एयर बात किया, Q1 × Q2 /R², यह वैल्यू हम जानते हैं।
क्वेश्चन ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि आपके पास दिया गया है। अब बोला गया है कि जब दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, मतलब दुगुना, ये दूरी क्या हुआ, दुगुना बढ़ गया, मतलब कि 2 था तो 4 हो गया, 4 था तो 8 था, हम लोग r लिए तो 2r ले लिए। अब बोला है तो क्या करेंगे, इस f1 की बात करिए, हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि f आपका इंडिकेट किए हुए हैं, तो f1 की बात करते हैं जो इंडिकेट यहाँ पे किया है। हम लोग क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा 2r का होल स्क्वायर, क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा 4r स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि आपके पास इसका वैल्यू f दिया हुआ है, तो हमें इस टर्म को ऐसे इससे लाना है कि यह टर्म आ जाए। तो क्या करेंगे, इस बाकी सब सही है, बस ये 4 को बाहर कर लीजिए, 1/4 को बाहर कर लिया, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। आपको मालूम है कि इसका वैल्यू क्या है, f दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, f/4। मतलब क्या है कि जब आपका डिस्टेंस दुगुना हो गया तो क्या हुआ, डिस्टेंस दुगुना हो गया तो वैल्यू आपका f1 बराबर f/4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि f1 का वैल्यू 4 टाइम डिक्रीज कर गया जो फोर्स आपको दिया हुआ था, जब हमने दोनों के बीच की दूरी को दुगुना को मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो गया, f1 = f/4। यह से बेसिक कंसेप्ट था। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ पे बहुत अच्छे जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट मेरा यही रहेगा, बेसिक हमारा यही रहेगा, लेकिन सॉल्व करेंगे कि कैसे वैल्यू हम लोग निकालते हैं फोर्स का। अभी तो दिया हुआ था कि डिस्टेंस दुगुना कर दिया गया, अगर क्वेश्चन देगा कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, ये तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनेगा। एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर जो आपका डिस्टेंस है उसमें क्या हुआ 3% इंक्रीज कर गया, तो फोर्स में परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होगा वह निकालिए। तो मेन बेसिक मेरा ऐसा होगा कि इसको हम बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो कूलम्ब्स लॉ के थ्योरेटिकल पोर्शन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ प्रॉब्लम जो इस पैटर्न पे होंगे, और कुछ हम लोग उसमें देखेंगे कि आपका हम लोग वैल्यू भी निकालेंगे कि आपका ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसका सेंटर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर इसका वैल्यू a और a होंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।